देखिए हम लोग समझेंगे एज और लाइक के बीच में डिफरेंस। एज और लाइक क्या होता है? बेसिकली एज और लाइक में हम ये कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाद एक वर्ड आएगा कि सेंटेंस आएगा, मीनिंग क्या निकलेंगे, सब चीज़ देखेंगे हम लोग डिटेल में। अगर आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं और जो बेसिक के लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, एडवांस लेवल जो सीरीज़ चल रही है वो नहीं देखी, तो उन सभी वीडियोस की जो कॉन्सेप्ट्स की जो चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है और अर्थ क्या निकलता है। बात करें मीनिंग की, अर्थ की, तो इनका सेम निकलता है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एज जो है वो एक कंजंक्शन है। एज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जो फंक्शन करता है, वो कंजंक्शन की तरह करता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है ये बता रहा हूँ मैं। इसके बाद या तो कोई सब्जेक्ट आता है या कोई सेंटेंस आता है या फिर कोई वर्ड आता है। अब यहाँ पे चाहे एक सब्जेक्ट हो चाहे एक वर्ड हो, ये दोनों को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंस को। इसका मीन्स ये है कि अगर सेंटेंस में हमें एक सिंगल वर्ड मिल जाए जो कि सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर वो सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर एक सेंटेंस छुपा हुआ है। ये कहीं ना कहीं एज वाली बात हम लोग जो आपका चैप्टर है कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, उसमें बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। वही बात यहाँ पर रिपीट होगी। और चाहे तो हम इसकी ठीक बाद एक सेंटेंस पूरा का पूरा लिख भी सकते हैं एज के बाद। ये बातें समझ में आ गई। हम चाहें तो लाइक के बाद एक फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइक के ठीक बाद एक सेंटेंस नहीं ला सकते हैं। ऐसा क्यों? लाइक तो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के पास सेंटेंस नहीं आता है बल्कि एज आता है। कहीं पर भी आपको एज यानी कि सेंटेंस लगाना हो, मजबूरी हो सेंटेंस लगाने की, तो वहाँ पर हम लोगों को फिर लाइक नहीं लगाना, फिर वहाँ पर एज लगाना है। कहीं पर भी हमें प्रपोजिशन का सेंस चाहिए हो तो वहाँ पे फिर एज हटाएंगे और लगाएंगे लाइक। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों के बाद या तो मेरा एक वर्ड आएगा या कोई सब्जेक्ट की जैसे मिलता जुलता आएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा यहाँ पे होगा। तो लाइक के बाद सेंटेंस छोड़ करके एक वर्ड और एक फ्रेज आ सकता है। वर्ड मेरा आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, पहली बात। एज के बाद एक सब्जेक्ट या एक वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, या फिर एक सेंटेंस खुद आ सकता है। जब एक वर्ड या एक सब्जेक्ट आता है तो वो पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर एक सेंटेंस छुपा हुआ होता है। आ जाइए देख लेते हैं। ही इज़ एज वाइज एज यू आर। पहले इसकी थोड़ी पार्जिंग कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव के लिए आया है, ये मेरा कंजंक्शन है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई। ही इज़ एज वाइज एज यू आर। वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम हो। तो हमने देखा कि एज के बाद एक वर्ड आया है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस वर्ड के बाद एक वर्ब आई, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इस सेंटेंस को इतना भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। ही इज़ एज वाइज एज यू। इसका मतलब तुम भी उतने ही बुद्धिमान हो जितना कि वह है। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में ही कंपैरिजन हो रहा है। और ये बात हम लोग काफ़ी डिटेल में कॉम्परेटिव डिग्री वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी ठीक था और ऐसे भी ठीक है, लेकिन ये यू जो है यहाँ पर एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यू आर जो था वो भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, यू आर वाइज करके। He asked me to do as he wanted. He subject, asked main verb, asked me, asked whom, तो ये indirect object हो गया। asked what, तो आंसर आया to do। इसका मतलब ये इन्फिनेटिव जो है ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि हम लोगों ने वर्ब एडवांस के लेक्चर में ये बात बहुत डिटेल में देखी थी ऐसा क्यों हो रहा है। एज देखा हमने तो एज के बाद आया मेरा सब्जेक्ट और वांटेड मेरा फिर से वर्ब आया। ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसका मतलब ये कंजंक्शन जो है मेरा एज है, कंजंक्शन तरह फंक्शन कर रहा है। फिर से आ जाओ। आई एम वर्किंग इन द सेम वे एज ही। अब ध्यान देना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये इसका
इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, यानी कि इन द सेम वे, इन द सेम वे जो है यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है जो कि मैनर को शो कर रहा है। द आर्टिकल है, सेम आपका एडजेक्टिव, वे आपका नाउन है, नहीं। इन द सेम वे आप पूरे को काउंट करो ठीक उसी तरीके से, यानी कि मैनर का शो कर रहा है, मैनर को शो कर रहा है तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, इसी का पार्ट हो गया। एज ही, आई एम वर्किंग इन द सेम, आई एम वर्किंग द सेम वे, बल्कि इन द सेम वे भी बोला जाता है, मैं ठीक उसी तरह से काम कर रहा हूँ जिस तरह से वो, कि जिस तरह से वो कार्य करता है या वो कार्य कर रहा है। तो आप कहोगे कि मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ जिस तरह से वो काम करता है। ये सेंटेंस का मीनिंग ज़्यादा सही लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये मेरा कंजंक्शन है, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये पूरे पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस यहाँ पे क्या बनता, सेंटेंस यहाँ पे बनता कि आई एम वर्किंग इन द सेम वे एज ही इज़ डूइंग द वर्क। यहाँ पे ही इज़ डूइंग यानी इज़ डूइंग द वर्क यहाँ पे छुपा लिया, क्योंकि आगे सेंटेंस वो सेंस दे रहा है। कंजंक्शन यहाँ पर एज है। अब फिर देखो, ही इज़ लाइक एज हिज फादर, वह अपने पिता के समान है। अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है। अब वह अपने पिता के समान है। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी दिखाई जा रही है कि यहाँ पे कोई ट्रेट, कोई एक तरीके से गुण के बारे में बात हो रही है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी एक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी एक्शन एक है। हालांकि ही इज़ एज वाइज एज यू आर, यहाँ पर तुम उसके समान ही बुद्धिमान हो, यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कि वह अपने पिता के समान है, कंपैरिजन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एक वर्ड जो है, एक फ्रेज जो है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। यहाँ पर लाइक आएगा, एज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वह अपने पिता के समान है, वह उसके समान बुद्धिमान है। अब रीज़न क्या हुआ कि इधर लाइक क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एज आ गया और एज को फॉलो करता है, पेयर में आया है, पॉजिटिव सेंटेंस बना है। यहाँ पर कोई ऐसा दूसरा कंजंक्शन यूज़ नहीं हो जो हमें बताया कि एज ही आएगा, इसलिए मेरे यहाँ पर लाइक आएगा। ठीक है। सिमिली और मेटाफर वाली जो आपने मेरे फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स पड़ी हुई है प्लेलिस्ट की, तो उसमें नहीं बात समझाई कि आपके फिगर स्पीच हैं या आपके अलंकार हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, बल्कि इंग्लिश में अलंकार मैंने पढ़ाए हैं। ही वर्क्स लाइक या हिज फादर। अब ध्यान सुनना, वह अपने पिता के समान है। यहाँ पर उन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन लाइक यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ वह अपने पिता के समान कार्य करता है, इसका मतलब वो भी कार्य करता है, उसके पिता भी कार्य करते हैं, और जो उसके पिता का काम करने का तरीका है वैसे ही वो भी काम करता है। इसका मतलब उसके पिता को काम करवाना है, उसके पिता को काम करवाना है। तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा एज, लाइक नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना। अब कहोगे सर कि आपने ये वाला सेंटेंस सेम लिखा है, यहाँ पे आपने लाइक हटाया एज लिया, यहाँ पे लाइक लिए एज हटा दी, ये क्यों किया? इन दोनों सेंटेंस समझाने से पहले मैं एक बार फिर से इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने एज इसलिए लिया क्योंकि एक एज पहले आया हुआ है, दोनों पेयर में आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तीन बातें हुई, एज आया है, पॉजिटिव डिग्री है, दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, तीन बातें क्लियर। इस वाला सेंटेंस वह अपने पिता के समान है, यह दिखता है, इसका मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि दोनों में कंपैरिजन बताना है कि वो अपने पिता के समान दिखता है या लगता है, तो लाइक लिया। अब मैं कह रहा हूँ वह अपने पिता के समान कार्य करता है, भले ही इधर पे एज दूसरा नहीं है पेयर में, लेकिन मुझे फंक्शन करवाना है, इस वाले इंसान को काम कोई करवाना है। यहाँ पर मैं कोई काम नहीं करवा रहा था, इसलिए मैं अगर इस सेंटेंस को पूरा लिखूँ तो यहाँ पर आएगा वर्क्स। ही वर्क्स एज हिज फादर वर्क्स, तो यहाँ पे वर्क्स दोनों कॉमन था इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन है, बात समझ में आई होगी। सेम सेंटेंस है, शब्द बीच का बदला, देखो पूरी की पूरी चेंजिंग यहाँ से हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर ये बात रट लें कि ऐसा ही होता है हमेशा और ऐसा ही रट लें, तो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको, अगर ये पार्ट वाइज वीडियो चल रहा है तो उसके ठीक पहले मैं समझाया था कि ही सिट्स स्टिल में स्टिल एडजेक्टिव है, और ही सिट्स नाइस नहीं होगा, नाइसली होगा, वहाँ पे वो एक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल शब्द देखो, ही सिट्स और ही सिट्स दोनों में सेम था, एक बार नाइसली हुआ, नाइस नहीं हुआ, एक बार स्टिली नहीं हुआ, स्टिल हुआ। तो ओवरऑल सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर, उसके सेंस पर
ग्रामेटिकल पैटर्न पर देखने पे हमें ये जज करना पड़ता है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कौन सा वर्ड यूज़ होगा। इस तरह को अगर आप अप्लाई करना सीख जाओगे, यही अल्टीमेट गोल होता है कि हम सेंस निकालना समझ जाएं और सही पैटर्न को फॉलो करें। इतनी बात समझ में आ गई तो आप अपने आप में टीचर बन जाओगे। हालांकि टीचर शब्द कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि टीचर का मतलब मेरे लिए काफ़ी ब्रॉड है और मैं खुद भी उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को एक लर्नर समझता हूँ कि मैं सीखने वाला इंसान हूँ। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं तो उन गलतियों में सुधारता हूँ और उसको और इम्प्रूव करता हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हो अगर इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हो ध्यान से। अब चीज़ों को फिर से आगे